जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पॉलिटी 365 जो आ चुकी है विज़न की, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ 4-4 मतलब कि मैं कुछ 4 या 5 क्लास बनाऊँगा, इसे पूरी कंप्लीट कर देंगे, जो मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के फिर वैल्यू एडिशन आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो रिलेटेड इशू कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ पार्लियामेंट के इशू देखेंगे, 10 पेजेस इन ईच क्लास। नेक्स्ट क्लास में भी 10 पेजेस, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे, 49 पेजेस 5 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। जो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। जो है इशू रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या इश्यूज हैं। पहला आता है बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है? क्योंकि अभी केशवानंद जो भारती हैं वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उनकी मतलब उनकी पास अवे हो चुके हैं, वो एक्सपायर, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनसे रिलेटेड मे बी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि उनके टाइम पे ही नींव रखी गई थी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। उनके ही टाइम पे नींव रखी गई थी, और उन्होंने केस को चैलेंज किया था केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो इसलिए केरला में एक लैंडमेंट जजमेंट ये आया था। किसके ऊपर? तो जो केरला के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे ना 1963 में, उसमें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का था। आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का, आर्टिकल 31 का, इन सब का वायलेशन हो रहा था। तो उसको देखते हुए खिलाफ चले जाते हैं अपने हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर देते हैं कि हमारा ये मूल हनन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट का। तो फिर क्या केस की सुनवाई होती है, तो वहाँ पे नींव रखी गई थी, 13 बेंच बनी थी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और वहाँ पे बेंच 13 जज की एक बेंच बनी थी, और लार्जेस्ट फॉर्म इन द सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बेंच होती है, 13 जज इसमें बैठे थे। और फैसला क्या आया था? बेसिक स्ट्रक्चर का पुनर्जन्म हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इधर मेंशंस है। क्या क्या मेंशंस है इसमें? इसमें मेंशन है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। एसेंशियल फीचर इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। और इसमें बिल्ड किया गया था वेलफेयर स्टेट को बनाना है। सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहना चाहिए। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए। सेकुलर और फेडरल जो एक है, एक फॉर्म है सेकुलर और फेडरल के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पावर को विभाजन, सेपरेशन रहना चाहिए आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। उसके बाद क्या चाहिए? यूनिटी इंटीग्रिटी नेशन, मतलब यूनिटी चाहिए इंटीग्रेशन में। उसके बाद जो जुडिशल रिव्यू होता है, कोर्ट जुडिशल रिव्यू देती है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हारमनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, या एक्सेट्रा एक्स्ट्रा में आप ऐड कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट होना चाहिए, कि प्रधानमंत्री हो, उसका कैबिनेट हो। तो ये दो विभाजन हो, जैसे पार्लियामेंट में होता है राज्यसभा लोकसभा हो, ऐसे। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है ना। जो रूल होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। फ्री फ्री इलेक्शन होने चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहनी चाहिए, मतलब किसी के डिपेंड ना रहे। लिमिट रहनी चाहिए पावरफुल, आपकी पार्लियामेंट की पावर लिमिट रहनी चाहिए। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए किसकी पावर? आपके संसद की पावर लिमिट रहनी चाहिए। इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, अच्छे से सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब एसेंस प्रिंसिपल्स हैं अंडर फंडामेंटल राइट के लिए, वो हमेशा रहनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर देता है 32 से 136 से 136 से 141 से या 142 से, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये आप जाके आर्टिकल्स पढ़ना क्या क्या है। ये 32 कॉन्स्टिट्यूशनल आपको रेमेडी करके आएगा, जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आज जा सकते हो कि योर वायलेशन फंडामेंटल राइट। तो ठीक है, अम्बेडकर साहब ने कहा भी था, जो आर्टिकल 32 है ना, ये एक तरह से मतलब कि पूरे आत्मा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये एक तरह से बेसिक पार्ट है। उसके बाद क्या? हाई कोर्ट की पावर 236 में, जैसे 32 में होती है, ऐसी 236 में और 227 में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये बेसिक पार्ट है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन में रख के। हाउ मेनी, मतलब इसमें कौन कौन से बेसिक पार्ट है। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ क्या क्या हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ इस डॉक्ट्रीन का, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का। पहली बार जो केस आता हुआ था, संगरी प्रसाद का केस आता है 1961 में केस आता है, ठीक है ना। इस टाइम चाइना से वॉर चल रही थी, 62-61 के टाइम पे टेंशन थी चाइना से, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट ने क्या, उसमें उसके अंदर क्या निकल के आता है, एक आपका सज्जन सिंह का केस आता है 65 में, जब ही मतलब 65 से पाकिस्तान से हो गई थी, तो दो केस आते हैं। उससे क्या निकल के आता है कि पार्लियामेंट जो आपकी संसद है ना, वो आपसे कुछ भी चेंज कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट भी वो चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368।
368 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके अंडर किया जाता है। तो ठीक है, कुछ भी आपसे ले सकते हैं, यहाँ तक था पार्लियामेंट सुप्रीम है। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 में। उसमें क्या होता है, जो आपका 368 है ना, वो डिड नॉट मतलब कन्फर किया गया कि अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, उसे थोड़ा कम कर दिया कि आप जो आपकी पावर है पार्लियामेंट के अमेंडमेंट करने की, उसने थोड़ा कर्व कर दिया, आप नहीं ले सकते, थोड़ी सी कम कर दी उन्होंने। उसके बाद की फंडामेंटल राइट को तो आप कैन नॉट बी अमेंडमेंट पाल, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला गोलकनाथ केस में। तब तक देखो इवोल्यूशन नहीं हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इस चीज़ का। अब आ जाता है 71 टाइम। 71 के टाइम में क्या फिर पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। देखो मैंने थोड़ा याद करा रहा हूँ, 1971 में बांग्लादेश बना था, तो उस टाइम पे भी वार चल रही थी। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आते हैं। देखो यहाँ पे रोक लग गई ना, और कर्व कर दी कुछ पावर 68 की, तो रोक लग गई, तो सरकार तिलमिला जाती है। तिलमिला जाने के बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी लाती हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 13, पार्लियामेंट कैन बी अमेंड, इसे अमेंड कर सकता है। ठीक है, यहीं तक नहीं रुकी, वो 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। उसमें जो सेक्शन 2 था, कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, विद द कंपेंसेशन, उसको मतलब कर्टेल उन्होंने कर दिया। सेक्शन 3 भी चेंज कर दिया कि जो आपको प्रेसिडेंसी है ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट, मतलब कुछ पावर डीपीएसपी की ज़्यादा है ओवर फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। और जुडिशियल रिव्यू जो था वो भी बेसिक मतलब एक तरह से उसको भी मतलब अवे कर दिया, उसको जुडिशियल रिव्यू से भी चेंज नहीं कर सकते। तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, कोर्ट को गुस्सा आ जाता है। फिर आता है 1972 का टाइम आता है। उस टाइम फिर कुछ चीज़ें इसमें की जाती हैं कि 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। देखो 24, 25, 29 से क्या करते हैं, एक 9th शेड्यूल रिफॉर्म किया जाता है कि 9th शेड्यूल में कुछ चीज़ें डाल दी जाती है। 9th शेड्यूल क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ में अगर आपने डाल दी ना, तो उस पर किसी का कोई भी कोर्ट या कोई भी चीज़ उसको मतलब उस पर रिव्यू नहीं कर सकती। पर ऐसा करते 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 आ जाते हैं केशवानंद भारती जी, आ जाते हैं 1973 में। केस स्टार्ट होता है, लाइन मेंटेन की जाएगी, जजमेंट चलते हैं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर का पुनर्जन्म होता है। बोला जाता है कि ठीक है, अंडर जो आपका नहीं 9 शेड्यूल में कोई भी चीज़ रखोगे उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, ऐसे केस चलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का नाम यहाँ से उठ गया था। फिर आपका आपका मिनरेवा मील वाला केस आता है, एसआर भूमिया केस आता है, फिर आईआर आपका कोहिलो वाला केस आता है। इसमें एक्सप्लेनेशन करते गए, जो हम बढ़ाते गए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी ऐड करो, तो बढ़ता चला गया। ठीक है ना, वो तो कोड डिफाइन करता है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, तो वो हमारा बढ़ता चला गया, एक एक चीज़ें ऐड होती रही डिफरेंट डिफरेंट केस में। तो आप याद रखना, ये लगाने के लिए आता है। पहले कौन सा हुआ, गोलकनाथ हो गया, फिर आपका कौन सा हुआ, केशवानंद भारती हो गया, फिर आपका ये मिनरल मील वाला हो गया, एसआर मतलब बोमाई केस हो गया, ठीक है ना, फिर कोहिलो केस हो गया। तो ये कुछ चीज़ें बढ़ती रहती हैं टाइम के साथ, इसमें कुछ चीज़ ऐड होती रहती है। तो आप एक लिंक भी याद रखो, पहले केशवानंद से पहले गोलकनाथ है। थोड़ा मैंने ऐसे आपको ऐसे भी याद करा था, 61 में 62 में टेंशन चाइना के साथ पाकिस्तान से, फिर 2 साल बाद उसके गोलकनाथ जी आ गए। 71 वार होगी, फिर वो कुछ चीज़ चेंज करने के लिए लिया है। 72 में 1 साल बाद फिर कुछ अगेंस्ट में आ गया। 73 में केशवानंद भारती आ गए। फिर कुछ केसेस हैं, ये आप पॉलिटी बुक से जाके पढ़ लेना, एक बेसिक है। तो इसमें यही लिखा है कि हेड करते हुए स्कोप करते हुए केस का एक्सपेंड होता चला गया, एड्रेस द फॉलोइंग केसेस, गोलकनाथ जी आ गए। जो इंटर मतलब आपका पिटिशन है, आपका आर्टिकल 368 में पावर ऑफ पार्लर जो अमेंडमेंट पावर देती है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, उसमें कुछ कम कर दिया गया। देखो मैं वही सब चीज़ें हैं जो मैंने नीचे पढ़ा है वो डायरेक्ट इसमें लिखी हुई है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, सेक्शन 2 और 3 को इसमें कुछ ऐड किया गया, देखो ये रहे दोनों। फिर 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ये गवर्नमेंट, क्योंकि कोर्ट ने क्या करा था, कोर्ट पावर कम कर रही थी, इधर ये एक्ट ला ला के अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे थे। चलो, आउटकम क्या निकला इस सारी चीज़ें, जो 24 अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट के पास पावर दी गई थी ना, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो उस पर कुछ पावर लगा दी, और बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते, और कुछ भी करो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर गोलकनाथ में कुछ और करेक्शन किए, जो गोलकनाथ में कुछ कोर्ट ने छोड़ दिया था उसको भी कुछ करेक्शन किया। 68 को, जो 68 है, ठीक है ना, बोथ द पावर एंड द मतलब प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर आता है। ठीक है ना, वो मतलब अमेंडिंग पावर और लेजिस्लेटिंग पावर, जो आपकी पावर है पार्लियामेंट को डिफरेंट कर दिया। मतलब 368 को ही बेसिक में बोल दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर 368 से भी नहीं कर सकते। कुछ और जजमेंट हुए 25 और 29 अमेंडमेंट के खिलाफ हुए ये वो। तो प्रेम्बिल वॉज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस ये अमेंडमेंट हो सकता है जो है
ठीक है, आप इसे अमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ और केसेस हुए, तो सारी केसेस ये हैं, मे बी आपसे पूछा जा सके। फिर आते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, ठीक है ना। जैसे अभी यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प का इम्पीचमेंट हुआ, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीचमेंट ट्वाइस, 2 बार उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात आ चुकी थी। तो इसने कंपेयर किया है अपने यूएस इम्पीचमेंट को और इंडिया इम्पीचमेंट को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैसे होता है। कुछ ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड क्या है कि वायलेशन कर रहे हैं, अगर अंडर आर्टिकल 61 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप जाके देखना उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, अगर उसको आप ग्राउंड कर रहे हो, मतलब उस ग्राउंड पे हो रहा है वायलेशन हो रहा है उन चीज़ों का, तो आपका इम्पीचमेंट इंडिया में हो सकता है। यूएस में कैसे हो सकता है, आप मतलब कि आपने बायबरी रिश्वत ले लिया है, कोई हाई क्राइम कर दिया है, कोई ट्रीजन कर दिया है, कोई हाई क्राइम कर दिया, तो हो सकती है। हमारे यहाँ लिखे हुए हैं अंडर आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, हु कैन इनिशिएटिव कौन कर सकता है भाई, पार्लियामेंट का कोई सा भी सदन, या लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि यहाँ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या मेंशन है, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो उनके लोकल हाउस होता है ना, मतलब लोअर हाउस, जैसे लोकसभा है हमारा, तो उनका लोअर हाउस ही ला सकता है, ठीक है। चलो जी, पहली स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो मतलब करने के लिए ना 1/4, मतलब जैसे हमारे 100 सांसद हैं टोटल, तो उसमें से 25 सांसद साइन करने चाहिए, ऐसा लिखा गया है। 1/4, वहाँ क्या है कि वहाँ तो बस पास, ये सिंपल मेजोरिटी से उस ट्रायल को पास कर दिया यूएस में, तो ठीक हो जाएगा। तो 1/4 तो साइन चाहिए। 14 दिन का आपको नोटिस देना होगा, फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वो उसे पास करनी चाहिए। जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ, तो लोकसभा में 2/3 चाहिए, पहले 1/4 चाहिए, तो चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए 14 दिन का नोटिस दे दिया, फिर ये 2/3 मेजोरिटी लेके आए मेंबरशिप की ऑफ द हाउसेस, उन्होंने पास कर दिया, ठीक है, दूसरे हाउस में भेज दिया। तो दूसरा हाउस का पहला काम क्या, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर पास विद द सेम मेजोरिटी, जो मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी थी उसी से वो पास करेंगे, ठीक है। यहाँ से पास होगी। यहाँ क्या होगा, लोकसभा से स्टार्ट हुआ था, लोक रिप्रेजेंटेटिव हाउस से स्टार्ट होता है अमेरिका में, तो ये फिर सेनेट में जाएगा, अपर हाउस में जाएगा, ठीक है ना। एक्ट लाइक ए कोर्ट, वो कोर्ट की तरह काम करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, सामने खड़ा करेंगे, पूछेंगे ये वो, और उसको वोटिंग से 2/3 बाय सेनेट, जो मतलब पास विद द 2/3 ऑफ द सेनेट, उनके भी सेनेट जो है वो जो अपर हाउस होता है वो पास करना चाहिए, तो वहाँ पे भी इम्पीचमेंट हो जाएगा। तो आपको मोस्टली इंडिया के तो याद ही रखने हैं कैसे कैसे होता है इम्पीचमेंट, ठीक है ना। पास करना, उन्हें हटा दिया जाएगा वहाँ से। फिर आता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि अभी थोड़े 1-2 केस हुए हैं, जैसे राजीव गांधी का एसेसिनेशन केस हुआ था, जो उसमें एजी आपके प्रिलम करके जो सेंटेंस है उन्हें रिमिशन करने की बात की गई है, उन्हें मतलब कि कुछ छूट दे दी गई है, उन्हें छोड़ दिया गया है, ऐसे करने की बात की गई। केस बिज पेंडिंग बिफोर तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर ए ओवर 2 ईयर, अभी पेंडिंग है ये, जो राजीव गांधी की जो मारने में जो था करने में, तो एजी करके है ये आपका आपका पिरारी वलन जो है, तो इनको छोड़ने की बात चल रही है। अभी पता नहीं छूटेंगे नहीं छूटेंगे, पर हमें पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर पढ़नी है। हम दोनों की साथ लिंक करके पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर की दोनों की एक साथ पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के अंडर आर्टिकल 7(2) में एम्पावर देता है प्रेसिडेंट को, ग्रांट कर दे वो पार्डन के, किसी को माफ़ कर दे, फॉर द पीपल हु हैव टायर कन्विक्ट एनी ऑफेंसेस, एनी ऑफेंसेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द केस वेयर द पनिशमेंट सेंटेंस कोई देता है आपका यूनियन लॉ, मतलब यूनियन के लॉ होते हैं उसके अंदर पनिशमेंट मिली हो, या आपको आर्मी के कोर्ट मार्शल हुआ उसमें भी, इवन द सेंटेंस ऑफ डेथ, किसी में आपको डेथ का सेंटेंस दिया गया हो यूनियन लॉ में, ठीक है ना, तब भी आपको माफ़ करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। चलो जी, अब हमारे गवर्नर साहब का क्या हिसाब है, देखो आर्टिकल 72 याद रखना, ये पार्डनिंग पावर, तो गवर्नर की कौन सी होगी, आर्टिकल 161। तो 161 को 71 से माइनस करेंगे, ऐसा आप करते करके देख लिया करिए। 72 से अगर इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, उधर 11 हो जाएंगे, उधर 2 कटेगा तो इधर 9 बचेंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या बचेगा, इधर 15 बचेगा, 15 में से 7 गया, 5 और 3 5 6 7 8, तो 89 के आसपास आपका ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करके देख लिया करिए, तो इतनी ऊपर 161 होती है इनकी। तो इसमें क्या होता है कि बट द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर इज डिफरेंट फॉर द प्रेसिडेंट, ये मीनिंग टू एक्सपेक्ट, मतलब दो बिंदुओं पे उनकी पावर कुछ डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन द सेंटेंस क्या इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल, जो कोर्ट मार्शल करते हैं ना, कोर्ट से मतलब कि जो आर्मी की कोर्ट करती है कोर्ट मार्शल, गवर्नर वो उस पर अपनी पार्डनिंग पावर नहीं शो कर सकते। जो प्रेसिडेंट है वो पार्डनिंग कर सकते हैं, मतलब माफ़ कर सकते हैं फांसी की सज़ा को भी, पर गवर्नर नहीं कर सकते,
पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। इफ़ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब द डेथ सेंटेंस, द पावर ऑफ द ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ना कि गवर्नर के पास जाएगी। ठीक है ना, अगर माफ़ करने की किसी को फांसी की सज़ा होगी स्टेट लॉ के अंदर भी, वो जो जाएगी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ना कि गवर्नर के पास जाएगी। चलो जी ठीक है। अब कितने कुछ पार्डनिंग पावर बताइए, जैसे पार्डन होगी, बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। मैं बिल्कुल आपको आज़ाद कर रहा हूँ, आपने जो भी आप पे क्राइम है बिल्कुल ख़त्म, कंप्लीट एब्सॉल्व कर देना चीज़ को। ठीक है ना, उसके बाद है कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन क्या होता है? एक तरह का सब्सिट्यूट है वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में, कि चलो तुम्हें फांसी हो रही है, ठीक है, उसे थोड़ा सा कम कर दो, उसे मतलब कि सज़ा आजीवन कारावास में भेज दो। ठीक है, चलो ये होता है कम्यूटेशन। ठीक है ना, फिर आता है रिमेशन। ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। देखो आपकी सज़ा, इसमें तो सज़ा चेंज करी इन्होंने लाइट फॉर्म में। इसमें क्या बोलेंगे, आपको 10 साल की सज़ा हुई है और वही 10 साल की सज़ा उसमें 5 साल की कर दो। मतलब जो आपने क्राइम किया है उसके जो आपको सेक्शन में अंदर जो आपको चीज़ें मिली हैं वो चेंज नहीं करेंगे हम, आपकी सज़ा कम कर देंगे। तो आपको क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द करेक्टर, जो आपने किया उसकी करेक्टर चेंज कर बिना किए हुए आपको क्या करेंगे, सज़ा कम कर देंगे। ये होता है आपका रिविजन। उसके बाद आता है आपका आपका आता है रिस्पाइट। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, एक तरह से जो आपको सेंटेंस सुना है ना, उसका कुछ जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसको मतलब चेंज कर देना है। वो चेंज कब करें, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। जैसे कोई आपकी बूढ़ी औरत है या बूढ़ा आदमी है, बहुत साल सज़ा काट रहा है, चलो अपने छोड़ दो। या फिर कोई औरत है जिसकी प्रेगनेंसी होने वाली है, उसे कन्विक्ट है, अगर वो माँ बच्चे की माँ बनने वाली है, तो सोचते हैं कि चलो इसे 1 साल जेल में रख ली, अब इसे छोड़ दो, इसकी सज़ा कम कर दो, 1-2 महीने और रख के छोड़ देना। तो उसके कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, उस स्पेशल फैक्ट के ऊपर उसको सज़ा रिस्पेक्ट की जाती है। फिर आता है रिप्राइम। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है, अभी क्या हो, जो अजमल मतलब जो अभी आपके निर्भया केस वाले थे, वो क्या कर रहे थे, मतलब कि उनकी फांसी कल की तारीख मुकर्रर हो गई, फिर वो क्या करते थे, गवर्नर के पास जाते थे तो सज़ा माफ़ी मांगने के लिए। तो उसमें क्या होता था, फिर वो उनकी सज़ा पे स्टे लग जाता था, 4-5 दिन और बढ़ जाती थी। तो जो स्पेशल मतलब वो डेथ मिली हुई है ना, उसको रोकने के लिए, उस पर स्टे लाने के लिए, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, तो एक तरह से रिप्राइव किया जाता है। तो ये कुछ पावर है, पार्डनिंग, कम्युनिकेशन, रिमिशन, रिप्राइव और आपका रिस्पाइट। अब गवर्नर की कैसे होती है? गवर्नर भी कर सकता है, पार्डनिंग कर सकता है, रिप्राइव सब कुछ कर सकता है गवर्नर। पनिशमेंट और सस्पेंड कर सकता है, आपका रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है सेंटेंस, कोई भी स्टेट लॉ के ऊपर। हाउ एवर गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्युनिकेट द डेथ सेंटेंस। उसको छोटा कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, या कम्यूट एक से उसे मतलब फांसी से आजीवन में बदल सकता है, पर पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता। पर प्रेसिडेंट उसे माफ़ भी कर सकता है। कल को फांसी की सजा होने गई, प्रेसिडेंट ने पार्डनिंग पावर भेज दी अपनी, किसे छोड़ दो, माफ़ कर दो, इसे बाहर छोड़ दो। तो प्रेसिडेंट वो कर सकता है, पर गवर्नर नहीं कर सकता, पर फॉर्म चेंज कर सकता है। फांसी से वो उसमें ले आएगा, पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि एक तरह से ये एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नर की। क्यों? क्योंकि गवर्नर खुद की पावर नहीं होती है, कहीं से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या कहीं से उसके पास लिखत में जाता है कि इसको मतलब ये वाली यूज होती है। तो एक एग्जीक्यूट करके पावर होती है गवर्नर की। जैसे गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर होती है कि वो समन करेगा हाउस को बिफोर द बजट, ये वो सब, जॉइंट सिटिंग को मतलब वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर ऐसी कुछ पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, आप पढ़ लेना। कंपेरिजन बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द इंडिया एंड यूएस। पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट एक्साइज द पार्डनिंग पावर इज अ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब कि ठीक है ना। यूएस प्रेसिडेंट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डनिंग और कम्यूट द सेंटेंस रिलेटेड टू द फेडरल क्राइम, एंड इट इज़ ग्रांट विदाउट लिमिट एंड कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बस इंडिया में क्या है, इंडिया हैज़ एक्ट एडवाइस ऑफ कैबिनेट, देखो आ गया ना, आर्टिकल 72, एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो एडवाइस ऑफ कैबिनेट एडवाइस भेजेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद ये डिसीजन ले सकता है। और वहाँ क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी लिमिट वहाँ पे ले सकते हैं। अब आते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। अभी क्या हो रहा है कि ओबीसी में क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ओबीसी में कई हज़ार जातियाँ जनजाति आती हैं, ठीक है ना। उसमें ये पता लग रहा है कि मात्र 10-12 ऐसी जनजाति हैं जो ओबीसी के उस आरक्षण का फ़ायदा उठा रही है। आरक्षण का मतलब क्या था, रिजर्वेशन का, कि अपलिफ्ट करना जो नीचे रह गई है। अब उसको देखो, उसमें 10-5 ही जातियाँ जो फ़ायदा उठा पा रही हैं, जो अवेल कर पा रही हैं, और जातियाँ तो नहीं कर पा रही। तो इन्होंने क्या किया है कि सब, कि जो जाति कर पा रही है उसको भी सब कैटेगराइज कर दो, कि उनको और ज़्यादा कर दो, जो नहीं कर पा रही उसके अंदर। ठीक है, ये है सब कैटेगराइजेशन।
जैसे आपके गाँव में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग में से आपके 2 ही लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना? वो फ़ायदा क्यों? उनको अपलिफ्ट करने के लिए दिया गया है। तो उनमें से 2 में से आपको क्या करेंगे, 8 लोगों के लिए स्पेशल आरक्षण कर देंगे ओबीसी के अंदर, कि 2 को इतना मिलेगा, 8 को इतना मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो 8 और ऊपर आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है ना? तो ये होता है आरक्षण का मतलब, कि इक्वल करने के लिए दिया गया था। ये इसलिए नहीं है कि पढ़ने के लिए, ये आपको इक्वलिटी में लाने के लिए दिया गया था, कि लोग ने कई सालों में अत्याचार झेले हैं, उनको बराबर किया जाए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्त से अभी इंटरव्यू में, कि जिस इंडिया को नीड है इसकी आरक्षण की, ये वो सब, उन्होंने सीधा उसने, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप फंस भी सकते हो, कहीं आपसे पूछा जाए, आपको मतलब फेवर में डाल सकते हो, फंस भी सकते हो। आप नेगेटिव बोला तो वो फेवर में लेके आ जाएंगे आपको। तो उसने सीधा बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, संविधान ऐसा बोलता है, तो बिल्कुल अब हमें ज़रूरत है। उसने सिंपल ऐसे आंसर दिया, तो उसने जो बात थी अपनी संविधान के ऊपर डाल दी। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हो सकता है। तो अब क्या है, कमीशन इसमें हेड ऑफ जस्टिस रोहिणी, इनका नाम याद रखते हैं, रिटायर्ड जज है। 2007 में इस पर एक कमेटी बनी थी और सेटअप की गई थी। आर्टिकल 340 ऑफ एम्पावर बाय द प्रेसिडेंट ने ये अपॉइंट किया था कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन कौन सी बैकवर्ड क्लासेस है जिसे कुछ लाभ नहीं मिल रहा। कंडीशन ऑफ रिजर्वेशन ले डाउन है, इंदिरा सुहानी केस, एक सुहानी केस हुआ था, इंदिरा सुहानी केस। उसमें रिजर्वेशन की कुछ सोशल जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है उनको, और 50% कैप ऑन द वर्टिकल आपका रिजर्वेशन, मतलब कि 50% से आप ज़्यादा है आरक्षण टोटल नहीं दे सकते हैं। पर अब तो 60% हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला भी ऐड हो गया है, ठीक है ना? उसके बाद क्रीमी लेयर जो है, मतलब एलिमिनेट की जाएगी बैकवर्ड जो क्लासेज है, मेरी आय क्रीमी लेयर से ऊपर जा रही है, तो मुझे एलिमिनेट, मुझे उसका लाभ नहीं मिलेगा। देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, ऐसा इंदिरा सुहानी केस में बोला था। पर बाद में कुछ चेंज हुआ था, वो कभी पढ़ लेना, आगे आएगा, या मैं ही पढ़ा दूंगा कहाँ कहाँ उसमें चेंज हुए। फिर बाद में इंदिरा सुहानी आ गया, और भी केस आए, लेटर रंजीत सिंह केस आ गया इसमें, फिर उसमें बोल दिया गया कि क्रिमिनल इसमें भी रखो, वो भी रखो। फिर मंडल कमीशन कुछ ये बता रहे हैं कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। मंडल कमीशन बना था 90 में, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था, और इसमें अनाउंस किया गया था 27% आपका रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए ओबीसी का जॉब्स में, पब्लिक सर्विस में। आर्टिकल 16(4) में कुछ चेंजिंग करके किया गया था। चलो ठीक है। तो मंडल कमीशन कब तक, डिसीजन ऑन द बेस्ड ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी आपकी 1980 में, ठीक है। सेटअप हुआ था 1979 में। चेयर बीपी मंडल इसे कर रहे थे। तो मंडल कमीशन इसलिए नाम दिया गया कि जो बैकवर्ड क्लासेज है ना, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज है, उनको एड्रेस किया था कि ये कास्ट है, इनको आरक्षण देना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड इन 1992 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। किसमें किया गया, सेंट आपका रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। वाइल एजुकेशन कोटा केम इनटू फोर्स, एजुकेशन कोटा बाद में आया हमारा, नौकरी वाला पहला गया था, ठीक है ना। तो उसमें 15(4) में भी चेंज करके एजुकेशन में भी ऐड कर दिया गया। अब ये क्या इंश्योर करता है कि बेनिफिट आपको मिले, सबको मिले। तो उसमें क्या बेनिफिट मिल रहे थे, फिर उसमें क्रीमी लेयर बनाएगी, इंदिरा सुहानी केस में लेके आए कि इसमें क्रीमी लेयर बनाओ, अगर क्रीमी लेयर पैसा इतनी इनकम्स है, ये चीज़ें हैं, तो क्रीमी लेयर में डाल दो। अभी जो की वो है आपकी इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे, आप ओबीसी को आप एलिजिबल नहीं रहोगे उसके रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब आइडिया ऑफ ये सब कैटेगराइजेशन कैसा है। फर्स्ट जो बैकवर्ड कमीशन था, रिपोर्ट रखी उन्होंने 1955 में, और सब कैटेगराइजेशन करने की बात की ओबीसी इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी। ये बना नहीं था तब तक, जब आप 1955 पे जा रहे हो, ये बता रहे थे तब तक, बना नहीं था, बना है 1991 में ओबीसी करते करते। फिर मंडल कमीशन ने बोला ऐसा 1979 में, डिसेंट नोट दिया मेंबर ऑफ एल के नायक, सब कैटेगराइजेशन का, इमीडिएटली बाय डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस। 2015 में एनसीबीसी है प्रपोज, जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड है ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, उसने प्रपोज किया आपको ओबीसी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। प्रपोज है, प्रपोज लिखा है, ठीक है। तो मैं ये बताता रहता हूँ, प्रपोज है। हु इज़ ओबीसी, ओबीसी कौन होते हैं, कलेक्टम पे कौन होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है हमें क्लासीफाई कर दिया कास्ट को, जो एजुकेशनल सोशली डिसएडवांटेज है, एजुकेशनली सोशली डिसएडवांटेज है। एक तरह से वास्ट आपके हिट्रोजीनियस ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वास्ट ग्रुप है हिट्रोजीनियस, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी जनजातियाँ, सब कास्टेज इसके अंदर आती हैं। फॉर द इंस्टेंट ओबीसी इंक्लूड लैंड ऑनर, जो लैंड ऑनर होते हैं अपने कम्युनिटी होती है जो खेती किसानी से जुड़े होते हैं, नॉर्थ साउथ में जो भी होते हैं खेती किसानी जुड़े हुए, पूरा सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो एजुकेशनल सोशली डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। चलो, अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी एनसीबीसी ने 2015 में, कि एक्सट्रीम आप बैकवर्ड कम्युनिटी बनाओ, एक्सट्रीम जो बहुत ही पिछड़ी हुई है, कोई नोमैडिक आपका आपका सेमी नोमैडिक ट्राइब्स उसमें ऐड कर दो, बहुत ही पीछे,
एक मोर बैकवर्ड बनाओ ग्रुप, जिसमें वोकेशनल ग्रुप कैरिंग विद देयर द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, उससे देखो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कैसा है। एक बैकवर्ड क्लासेस बनाओ, उसमें कंप्रोमाइज दोज हु कंपेरेटिवली मोर फॉरवर्ड, थोड़े से आगे निकल गए, वही उसी बेस पे जो ज़्यादा है उससे कम है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन ऑफ आपको बैकवर्ड क्लासेस है, उसने 11 स्टेट ने पता किया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आपके नाम पढ़ लेना, हैव सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी फॉर रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन। कुछ 8 स्टेट हैं, उन्होंने कुछ किया हुआ है, सब कैटेगराइजेशन किया हुआ है ओबीसी का, तो आपको भी करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। एनसीबीसी क्या है, मतलब आपको मैं बता दूं, ये अंडर आर्टिकल 338 के अंदर आता है। इट इज़ वॉज ए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल क्लास के अंदर ही आता था, पहले इसके अंदर आता था अनटिल नाउ। ये आर्टिकल 338 के अंदर नेशनल कमीशन शेड्यूल क्लास के अंदर आता था, एड्रेसिंग द ग्रीवियंस ऑफ ओबीसी, मतलब यही सब कुछ देखते थे। कौन देखते थे? एनसीएससी, शेड्यूल कास्ट वाले, ठीक है। प्रेजेंट एंशियल सेटअप अंदर मतलब किया गया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट लेकर 1993 में, वही मैंने बताया, और आर्टिकल 338 बी को फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड कैन ओनली रिकमेंडेड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द कास्टेड, कि किसको अंदर रखना है, किसको अंदर रखना है, फ्रॉम द ओबीसी लिस्ट। द लेवल ऑफ इनकम कितना क्रीमी का सेट करना है, वही एक रिकमेंडेशन भेजते थे, किसको भेजते थे? रिकमेंडेशन, ये जो बनाया गया था एक्ट से, बस रिकमेंडेशन भेजता था और कुछ नहीं कर सकता था। अभी सभी पावर जो ग्रीवियंस की थी वो एनसीएससी के पास थी। तो लोग जागने लगे, कुछ बातें होने लगी, 123 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं, वो बिल पास होता है तो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है, जिसका एम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दी हमने, क्या बना दिया? एनसीबीसी बना दिया हमने, पावर इंक कर दी कमीशन की, सोशल बैकवर्ड कमीशन, मतलब कि जो मतलब सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उसकी पावर हमने ज़्यादा कर दी, परफॉर्म कर सकता है वो, ट्रांसफ़र मतलब नाउ कैन ट्रांसफ़र टू न्यू पैनल। तो सब कुछ हमने चेंज कर दिया, अमेंडमेंट किया गया 342A को, एंड आर्टिकल 366 को अमेंडमेंट किया गया। 342A रिलेटेड जो सेंट्रल लिस्ट जो होती है सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की, उसके अंदर आती है। 366 में क्या आता है? कंटेन द डेफिनेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस आपको स्पेसिफिकली स्टेट अदरवाइज, ये कुछ चीज़ें आती हैं। अंडर द एक्ट ऑफ एनसीबीसी विज कॉम्प्रोमाइज 5 मेंबर, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, जैसे एनसी आपके एनसीएससी में होता है, उसमें भी एक तरह से 5 मेंबर होंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। टेन्यूर और कंडीशन वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, कितने साल रखना है, क्या सर्विस है, सब कुछ प्रेसिडेंट करेगा। अब ये फंक्शन क्या कर सकता है? पहले एक तरह से एडवाइस ही देख सकता था, क्या था इसमें, क्या लिखा था? रिकमेंडेड था, एक तरह से एडवाइस ही दे सकता है किसको बाहर रखना है, किसको। अब क्या कर सकते हैं? कोई ग्रीवियंस आ रहा है, मतलब ओबीसी पे कुछ चीज़ें हो रही हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रीवियंस है, कोई वायलेंस हुआ है बैकवर्ड क्लासेस पे, उसको वो सुन सकता है। ये एक तरह से इंक्वायरी इनटू द कंप्लेन, मतलब इंक्वायरी दे सकता है कि आप इंक्वायरी करो। सेफ गार्ड क्या है, मतलब कि रोक सकते हो। और पावर ऑफ सिविल कोर्ट की तरह इसके पास पावर है। सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल होती है, सिविल होती है, तो सिविल कोर्ट की तरह पावर है। समन भेज सकता है किसी को, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ठीक है ना, प्रोसीजर, एंड रिसीव एविडेंस ऑफ एफिडेविट ऑन एफिडेविट। तो ये सारे काम एक तरह से कर सकता है। पहले क्यों क्यों नहीं कर सकता? पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फिर हमने 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनाया है, ठीक है। तो हमने सब कुछ बनाया, तो सब कैटेगराइजेशन की बात हुई। तो इसमें नाम याद रखना आप, जस्टिस रोहिणी का, वो रिटायर कमीशन की है, वो इस चीज़ को हेड कर रही हैं। तो थोड़ा आप इस चीज़ में बारे में याद रखना। इंदिरा सुहानी केस आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस चीज़ से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपने आगे चलते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। आगे चलते हैं, आगे जो आएगा आपका आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है ना। एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आए हैं, ठीक है ना। रिसेंटली जो चीफ जस्टिस हैं आपके रिकमेंडेड किया कि आपको अमेंड करना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 का, 1963 का, उसे आप बदल दीजिए। क्यों बदल दीजिए? कि इंक्लूडिंग उसमें और जो अब क्या होता जा रहा है ना, लोग पुराने लोग कम होते जा रहे हैं, तो जो भाषा है सब कोई वेस्टर्नाइजेशन फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कि इंग्लिश को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। पर आपको नहीं पता, इंग्लिश तो घिसी पिटी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। यूनिक लैंग्वेज, यूनिक कौन होता है? जो 100 में एक आदमी होता है। तो इंडिया की कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिक लैंग्वेज है, जिन्हें सीखने के लिए विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, इवन संस्कृत सीखने आते हैं। आप कभी काशी विद्यापीठ जाना, काशी में जाना, तो लोग सीखने आते हैं विदेशों से। और हम प्रेफर क्या करते हैं? इंग्लिश
बोलता है तो बहुत अच्छा है, इसे इतनी बढ़िया इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज ही कोई प्रेफरेंस नहीं होती, वही सब कुछ नहीं होता। एक तरह से घिसी पिटी लैंग्वेज बोला जाता है इंग्लिश को, जो पूरे देश में घिसी जाती है, उसकी ओरिजिनलिटी नहीं है अपने आप में। आधे वर्ड संस्कृत से हैं, नमस्ते लंदन आपने देखी होगी, उसमें ऐसे सबने चुरा चुरा के वर्ड लेके आए हैं, उसकी कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है। पर जिनकी ओरिजिनलिटी होती है वो लैंग्वेज कम होती जा रही है। 63 में एक्ट लेके आए थे। अब क्या करना है, जो अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज है ना, उन गवर्नेंस करने के लिए कि जस्ट नॉट कन्फर्म टू इंग्लिश और हिंदी में मत रहो, कुछ और चीज़ें भी मतलब उसमें ऐड करो। जो अपनी हिंदी और इंग्लिश हमारी एक तरह से ऑफिशियल है, उसको कम करके, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी है, उसमें कुछ और ऐड करो। ये सारी बातें इसमें की गई हैं। ठीक है ना, ये सारी इसमें बातें की गई है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अंडर ऑफिशियल एक्ट 1963 में लेके आया, ये हमें प्रोवाइड करता है लैंग्वेज को विच कैन यूज फॉर ए ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। ट्रांजेक्शन जो पार्लियामेंट में बहसें चलती हैं, मतलब बिजनेस चलते हैं, वो भी देखो लोकल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं हम उसमें, अपनी लोकल जो होती है, ठीक है ना, मदर टंग, पर वो परमिशन लेनी पड़ती है हमें अपने स्पीकर से। जो सेंट्रल और स्टेट एक्ट है सर्टेन पर्पस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना, वो भी हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। पर आपको मैं याद रखूँ, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, वो कुछ रीज़न है उसके। एज पर द एक्ट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी यूज टू सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस लाइक रिसोल्यूशन लाना हो, जो बजट आता है ना, आप बजट कोई पेपर रखे जाते हैं टेबल पे सबकी एमपीओ की, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। तो इस तरह से दोनों हमारी हैं। कोई रूल लाना हो, जनरल ऑर्डर लाना हो, नोटिफिकेशन प्रेस कुछ भी करना हो, तो सारा वो इंग्लिश हिंदी में होगा। इस एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब फिर इसमें रिलेटेड, उसमें फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस भी हैं रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। एक आता है पार्ट आपका आपका आता है 7, आपका 17 पार्ट आता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से, आर्टिकल 243 टू 251। तो भैया 300 आपको 43 से 343 से 351 में डील करता है आपको किस चीज़ से, ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो जी, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है आपका शेड्यूल 8 शेड्यूल, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं और 14 आपका इंटीरियल इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वर इनिशियली इंक्लूडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो मतलब पहले कितनी थी, उसमें बाद में इतनी ऐड की गई। तो कौन कौन सी भी रिसेंटली ऐड हुई है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लेके आए, तो उसमें बोडो, डोगरई, मैथाली और संथाली। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, याद रहेगा आपको। बोडोलैंड हम असम में मान कर रहे हैं। डोगराई नेपाल के पास, ये डोगराई वोगराई जगह जो है, ये अब सिक्किम और उधर के पास बोली जाती है। देखो ये हो गई। मैथाली आपके बिहार में बोली जाती है, मैथाली। तो एक तरह से लिंक रखो, उधर की हमने फोकस गया था उस वाले रीजन पे थोड़ा। ये सेंथाली थोड़ा नीचे आ जाएंगे, सेंथाली यहाँ पे बोली जाती, पर हमारा फोकस इस रीजन पे था उस टाइम पे 93, जब 2003 में इस वाले रीजन पे था। तो तीनों आसपास की लैंग्वेज है, बोडो, डोगरी और मैथाली। सेंथालीज बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत जगह रहते हैं ट्राइब सेंथालीज। तो ये सैंतालीस, तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जिनको लास्ट में ऐड किया गया, पहले मतलब 14 बाद में ऐड की गई। 22 में से अगर 14 आप माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल कितनी थी। फिर 341 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इंडिया का, जो हिंदी है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, शेड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है भैया, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऐड कर लिया। तो भैया इंग्लिश कहाँ से आ गई, तो इन्होंने हिंदी को बात की है। चलो भाई, आर्टिकल 343 उसका ही सेक्शन 3 जो है, 43 का 3, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया कि इंग्लिश शुड बी इवन आफ्टर 1965। 15 साल के लिए इंग्लिश को रखा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आज़ाद हुए ना, कॉन्स्टिट्यूशन आया 50 में, तो 15 साल के लिए रखा गया था कि इसे ख़त्म कर देंगे 25 जनवरी के बाद भी। फिर क्या किया गया, भैंस उठने लगी, साउथ इंडियन कहने लगे आपने हिंदी को प्रेफरेंस दे रहे हो, ये दे रहे हो। उधर वाले की नॉर्थ ईस्ट वाले कहने लगे हम नहीं आती है इंग्लिश, ये वो नहीं आती है, तो ठीक है हम इंग्लिश को कंटिन्यू रखेंगे 25 जनवरी के बाद भी, ऐसा बोला। चलो ठीक है। अब 344(1) क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द मतलब कि एक्सपायर हो जाएगी फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, कमीशन बाय द प्रेसिडेंट को एक्सपायर होने वाली होगी, मतलब उससे पहले कोई कमीशन बना के कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएगी वो लैंग्वेज को। फिर 348(1) क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया शैल बी प्रोवाइड ऑल द प्रोसीजर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइडेड। जो मैंने आपको बात बताई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है जब तक पार्लियामेंट उसमें ऊपर नीचे नहीं करता। ठीक है ना। फिर 351 क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपको
क्या करना है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट इन द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। इसको स्प्रेड करना है, बढ़ावा दो हिंदी को कमज़ोर मत समझो। ठीक है ना। यूनिक क्या चीज़ होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अब जो सबके पास होती है वो तो कॉमन होती है। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है यार, तुम कहाँ यूनिक मानते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 344 बोलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमीशन शैल कंसिडर चेयरमैन, ठीक है, शैल अदर मेंबर रिप्रेजेंट, मतलब कि ठीक है ना, डिफरेंट लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द इंग्लिश आपका 8 शेड्यूल एज द प्रेसिडेंट में पॉइंटेड एंड द अदर शैल डिफाइन द प्रोसीजर शुड बी अलाउड ऑफ द कमीशन। द ड्यूटी ऑफ द कमीशन शुड मेक ए रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट एज द प्रोग्रेसिव ऑफ हिंदी कितनी प्रोग्रेस। एक कमीशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज की कमीशंस है, तो 344 में आती है। ठीक है ना। जो कैसे बनती है, उसमें चेयरमैन होता है, अदर मेंबर भी होते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज जो है मतलब स्पेसिफाइड है आपकी 8 शेड्यूल में। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इस कमीशन को। ठीक है ना। तो वो डिफाइन करते हैं, वो क्या क्या बताती हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के ऊपर, प्रोग्रेस के हम क्या काम कर रहे हैं हिंदी की प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल और एनी अदर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब कि एक तरह से लगा रहे हैं, द लैंग्वेज शुड बी यूज फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस मेंशन इन द 348A, ये सब चीज़ों में। फॉर्म ए न्यूमेरिकल टू बी यूज्ड एनी वन और मोर स्पेसिफाइड पर्पस ऑफ द यूनियन। एक ये सब चीज़ें हैं, कुछ आप पढ़ लेना, ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है। अदर मैटर टू रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, द लैंग्वेज कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन स्टेट एंड अनदर स्टेट, देयर यूजेस कैसे चल रहे हैं, तो सब चीज़ों को रिकमेंड क्या कैसे लैंग्वेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना। दे ऑल्सो मैंशन कमेटी, एक कमेटी मतलब होगी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 30 मेंबर होम 20 शैल बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ होंगे हाउस ऑफ द पीपल मतलब कि लोकसभा से होंगे, एंड 10 मेंबर जो होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट से होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट से होंगे। ड्यूटी, उनकी ड्यूटी क्या होगी, टू एग्जामाइन करना रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। ठीक है। रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड देयर ओपिनियन, उन सब पे बात की जाएगी। ये सारी एक चीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये कुछ CIIL करके है। ये सबऑर्डिनेटी ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से साथ लग के काम करता है। सेटअप 1969 में किया गया। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। डॉक्यूमेंट ऑफ माइनरी मतलब जो प्रोटेक्ट करता है, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके माइनर डॉक्यूमेंट, माइनॉरिटी के ट्राइबल लैंग्वेज होते हैं, तो प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट करता है आपके लिंग्विस्टिक हार्मनी बाय टीचिंग 15 इंडियन लैंग्वेज टू नॉन नेटिव लर्नर, जो हमारे यहाँ के नेटिव ही नहीं है, वही मैंने बताया ना, प्रमोट करना 15 लैंग्वेज को। एडवाइस करता है, असिस्ट करता है सेंट्रल को एज वेल स्टेट गवर्नमेंट को टू मैटर ऑफ द लैंग्वेज में आप ठीक से काम करो। और सीसल ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ प्रोग्राम, भाई प्रोग्राम भी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के लिए, रीजनल लैंग्वेज के लिए सेंटर, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, ये सारे काम ये करते हैं। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशन भी है प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ आती हैं मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना। अदर जो इंपॉर्टेंट आते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट। देखो अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, किसान जो कर रहे थे तो कोर्ट में चले गए थे, तो बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट ये हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू मोबिलिटी। ठीक है ना। जो PIL लगी थी अगेंस्ट द ब्लॉकिंग द रोड ऑफ शाहीन बाग इन दिल्ली ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, ठीक है ना, ये कुछ लगी थी। फिर फार्मर वाले के ऊपर लगी थी, जो फार्मर ने अभी प्रोटेस्ट चालू है। ठीक है ना। एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेस्ट एज लॉन्ग एज देयर डिसेंट अगेंस्ट द 3, मतलब वो अगेंस्ट है, डिसेंट है अगेंस्ट 3 कंट्रोवर्शियल जो एग्रीकल्चर बिल है। ठीक है ना। अनटिल अनलेस मतलब जब तक वो स्लिप नहीं हो जाते इनटू वायलेंस, वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना और उस अधिकार को पीछे नहीं हटना। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हमारा अधिकार होता है राइट टू डिसेंट, हमारा अधिकार है। तो ये कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 19 क्या बोलता है, फर्स्ट ए क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द आप और आपका पिकेटिंग, नो राइट टू स्ट्राइक, राइट स्ट्राइक को राइट नहीं देते हैं आप। ठीक है ना। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, पीसफुली आप असेंबल हो जाओ। ठीक है ना। पावर टू स्टेट टू इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं आपकी, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी हट नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, पब्लिक कोई न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक है राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर कुछ रिलेटेड है 19(1) से 19(1)A में, 19(1)B में, 19
2 में और 3 में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। अब आता है हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, ये अमीश करके आपके देवगन है और यूनियन ऑफ इंडिया का केस ऑब्जर्व करता है। हेट स्पीच से रिलेटेड राइट टू इक्वलिटी इन द आपका पॉलिटी, आपका कमिटेड टू आपका प्लुरलिज्म, ये कुछ केस था। क्या ऑब्जर्व करता है? हेट स्पीचेज एंड फ्री स्पीचेज। क्या बोलती है गवर्नमेंट? ये हेट स्पीच है, हम क्या बोलते हैं? फ्री स्पीच है। तो एक तरह से फाइट स्टार्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, कहते हैं हाँ सुनो मेरी बात। फ्री स्पीच क्या होती है? राइट टू कमेंट, कमेंट कर सकते हो, फेवर कर सकते हो किसी भी चीज़ का, क्रिटिसाइज करते हो गवर्नमेंट पॉलिसी को, ये खूबसूरती होती है, यही डेमोक्रेसी होती है। अपोजिशन हमारा नहीं है, ये लूप होल है। अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, ये गुड अच्छा बात होती है कि अपोज करने के लिए कोई आदमी खड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो? ये सब हमारे फ्री स्पीच है। अब हेट स्पीच क्या है? क्रिएटिंग और स्प्रेडिंग हेटेड अगेंस्ट द टारगेटिंग कम्युनिटी और ए ग्रुप। आप टारगेट करो, मारो इन्हें, ठीक है, ये गंदे हैं, तो वो एक हेट स्पीच है। हेट स्पीच हैज़ नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया। तभी तो प्रॉब्लम आती है, ये डेफिनेशन ही नहीं है हेट स्पीच की, तो किसी भी चीज़ को हेट स्पीच कह देते हैं, किसी पे यूएपीए लगा देते हैं, अंदर डाल देते हैं। हाउ एवर हेट स्पीच जनरली आपका आपका इंसाइटमेंट और हेटेड प्राइमरी अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ द पर्सन, ठीक है ना। ये कुछ सेक्शन आपके 153A है और आपका 295 है, सेक्शन आईपीसी धारा जो होती है इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर कुछ मेंशन है हेट स्पीच के बारे में कि ये हेट स्पीच है, पर डेफिनेशन आज तक नहीं है हमारे लॉ के अंदर। तो किस बात की हेट स्पीच है? हम तो मानेंगे नहीं किस बात की हेट स्पीच, को डेफिनेशन ही नहीं है। तो यही तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, किसी भी चीज़ को हेट स्पीच बोल दोगे, किसी भी चीज़ को आप कुछ भी बोल दोगे। फिर मैं आपको एक चीज़ जो पढ़ाता हूँ, अब आता है सेक्शन 2, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये कुछ फंक्शंस हैं आपके लोकल गवर्नमेंट के, उसके बारे में पढ़ाएंगे। पहले आता है क्वेश्चन आवर। तो मैं आपको पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। सुबह को नहा धो के भैया एमपी लोग हम आ गए हैं, पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक है, 11 बज रहे हैं भैया, बहस स्टार्ट होती है। तो फिर किस चीज़ें बहस करें? खाली पहले कोई क्वेश्चन तो पूछो, जो भी तो आंसर देंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन आवर लगाते हैं 1 घंटे का, कि फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते हैं, आंसर भी देते रहते हैं। ठीक है भैया, फिर उसके बाद क्या होता, लंच हो जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, जीरो, ये सोचा कि नहीं एक जीरो आवर भी होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है उसके लिए जीरो आवर बनाया गया। रूल नंबर 377 में मेंशन है और स्पेशल मेंशन है रूल नंबर 377 में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जीरो आवर के बारे में, ये एक तरह से, ठीक है, दोनों के बीच में आता है। एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट यहाँ से होगा, खाना खाने के बाद आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आवर कर, ठीक है ना, उसके दोनों के बीच में आता है। ये स्टार्ट कब होता है? मतलब 12 बजे, मतलब नून पे हुई स्टार्ट हुआ, 12 बजे स्टार्ट होता है, खत्म होता है। टारगेटिंग डिस्कशन एंड इंपॉर्टेंट बिल ऑफ द बजट, जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गए हम। इंपॉर्टेंट टेक प्लेस फ्रॉम द 2 PM ऑनवर्ड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बजट मतलब कि जो मेन बिजनेस स्टार्ट करेंगे 2 बजे से, उससे पहले आता है, और क्वेश्चन आवर के बाद में आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि इस जो आपकी जीरो आवर नीड टू बी गिव ए नोटिस टू द स्पीकर प्रायर टू स्टार्ट द डेली जो आपका सेशन रहता है, उससे पहले आप जीरो आवर रखो, नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट आपका, किसको, स्पीकर को। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन आवर के बाद है, नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। जीरो आवर जो है ना, वो आपका इंडियन अपना आविष्कार है, वो इंडियन पार्लियामेंट्री का इनोवेटिव है, अनलाइक क्वेश्चन आवर। जैसे क्वेश्चन आवर मेंशन है ना आपका रूल ऑफ प्रोसीजर में, ऐसा ही कहीं भी मेंशन नहीं है, पर ये कंटिन्यू चलता आ रहा है आपका 1962 से। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव द जीरो आवर, ये मैंडेटरी नहीं है कभी, मतलब क्यों नहीं है मैंडेटरी? आपको ज़रूरत है तो कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये होंगे, ठीक है। बस एक छोटा सा एक मतलब कि स्पेशल मेंशन पे ये करा दिया जाता है। स्पेशल मेंशन रूल नंबर 377 में मेंशन है, तो जीरो आवर इंडियन पार्लियामेंट्री है, तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। इवन रूल और प्रोसीजर भी मेंशन नहीं है, जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है, फिर 2 से 6 बजे तक इनकी अपनी बैठ के बातें चलती हैं, ठीक है ना। तो बातें चलती हैं, सब चीज़ चलती है। जिस दिन फ्राइडे का दिन होता है, जिस दिन फ्राइडे का दिन है, उस लास्ट के 2.5 घंटे, उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल पे डिस्कशन चलता है। फ्राइडे को, बस ओनली फ्राइडे को डिस्कशन किस पे चलता है आपका, प्राइवेट मेंबर पे। प्राइवेट मेंबर कौन कौन होते हैं? जो मंत्री नहीं होते ना, जो मंत्री नहीं होते, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होते, वो सारे क्या होते हैं, वो सब प्राइवेट मेंबर होते हैं। इवन चाहे बीजेपी का एमपी क्यों ना हो, वो सब प्राइवेट मेंबर होते हैं, और कोई बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी बहस पूरे हफ्ते में एक ही दिन होगी, वो कब होगी? फ्राइडे को, और लास्ट के 2.5 घंटे में।
ठीक है ना, जब ये खत्म लास्ट के 2.5 घंटे में, ये कुछ है। अब हम क्वेश्चन आवर पे आ जाते हैं। अभी क्या चल रहा है कि कोविड-19 में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया, क्वेश्चन आवर नहीं होगा, इसको खत्म कर दिया गया कि कम दिन वो चलेंगे, तो कोविड की वजह से लोकसभा राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, क्वेश्चन आवर को नहीं होगा। ठीक है, एंड प्राइवेट मेंबर जो बिजनेस है ड्यूरिंग द लास्ट मानसून सेशन में रखना चाहता, उसको भी थोड़ा कैंसिल कर दिया गया, रोक लगा दी गई है कुछ टाइम के लिए। अबाउट द क्वेश्चन आर, ये फर्स्ट आर होता है जैसे मैंने आपको बता दिया। एमपी मतलब जो होते हैं वो आस्क करते हैं क्वेश्चन टू द मिनिस्टर, से पूछते हैं भाई बताओ तुमने क्या किया, तुमने ऐसे देखा क्या वहाँ पे ये हुआ। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर देयर ऑन सेट ऑफ रूल, दोनों जो पार्लियामेंट के हाउस है लोकसभा, दोनों के अपने अपने रूल हैं। ठीक है, ये बिगिनिंग हुआ था मतलब क्वेश्चन आर की 1952 में लोकसभा में। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द क्वेश्चन आर शुड बी हेल्ड एवरी डे, हर दिन होते हैं, हर बार हुआ करेंगे, ऐसा 1952 में ही बन गया था जब से बिगिनिंग हुई थी। राज्यसभा में ऑन अदर हैंड हैज़ द प्रोविजन फॉर द क्वेश्चन आर फॉर 2 days ए वीक। पहले ऐसा किया 2 days ए वीक में कर दिया स्टार्ट कि 2 दिन रख लो वीक में क्वेश्चन आर। फिर फ्यू मंथ में मतलब लेटर क्या हुआ, फिर 4 वीक में रख लो, 4 दिन रख लो एक वीक में। देन 1964 से अब रखा कि भाई हमेशा होगा, एवरी डे ऑफ द सेशन में होगा। इतना मत याद, दोनों में होता है कंटिन्यूस, ये याद रखो। अब इसमें क्या चीज़ होता है मतलब कि कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन तो पूछ रहा है, क्या पूछेगा, कैसे क्वेश्चन है तेरे। ठीक है, एक होता है आपके स्टारेट क्वेश्चन। ठीक है ना, स्टारेट क्वेश्चन क्या होते हैं, उसमें बस आपने पूछ लिया, उसने ओरली आंसर कर दिया। एक होते हैं आपके अनस्टार्टेड क्वेश्चन, उसमें क्या होता है आपको रिटर्न देना पड़ता है। मैंने पूछा ना, तो आप रिटर्न में दोगे मुझे एंड ऑफ द सेशन में, मतलब एंड ऑफ द मीटिंग में। फिर होता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन, उसमें क्या होता है आपको आंसर तो ओरली देना है आफ्टर द क्वेश्चन आर, आंसर तो आपको ओरली देना है, पर उसमें क्या होता है कि मतलब फर्स्ट आइटम ऑफ द एजेंडा इन केस ऑफ नो क्वेश्चन आर प्लान। ठीक है ना, तो आपको क्या होता है आंसर तो ओरली देना होता है, पर कुछ शॉर्ट नोटिस दे देना होता है, एक आध दिन पहले उनको शॉर्ट नोटिस प्रोवाइड कर देना होता है। क्वेश्चन फॉर द प्राइवेट मेंबर कि मैटर कनेक्टेड टू द मेंबर टू होम द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अकॉर्डिंग, मतलब जब प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है कोई बिल, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन, एक ये चीज़ और ऐड की गई थी। स्पीकर क्या करता है ना, परमिशन दे देता है कि मेंबर अगर आपने आंसर दिया, मिनिस्टर ने हमारे आंसर दिया, अगर मैं एमपी हूँ, मैं उस सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैं नोटिस दूंगा जी मुझे मज़ा नहीं आया इनके क्वेश्चन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है मिला मुझे, तो स्पीकर क्या करता है एक हाफ आवर डिस्कशन रख देता है उसी टॉपिक पे। हाफ आवर डिस्कशन रख देता है अगर कोई मेंबर आपको सर्टिफाइड नहीं हुआ किससे, स्टार्टेड क्वेश्चन से और आपका अनस्टार्टेड क्वेश्चन से सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो क्या रखेंगे, हाफ एन डिस्कशन बढ़ा देंगे। ठीक है ना। 15 day प्रायर नोटिस टू द स्पीकर एंड चेयरमैन टू आस्क द क्वेश्चन, मतलब पीरियड कैन बी रिड्यूस बाय द स्पीकर, मतलब 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है कि मैं पूछूंगा जी मेरा नाम बोल देना, 10 दिन बाद 15 दिन पहले आप बोल दो कि मैं मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं अपना नाम लिखवा दूंगा। ओनली 5 क्वेश्चन ए डे इन लोकसभा एंड 7 क्वेश्चन ए डे इन राज्यसभा बाय 1 मेंबर। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन ए डे और 7 क्वेश्चन ए डे बाय 1 मेंबर, ऐसे इसमें लिखा गया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया। ऐसा क्या हो कि पहली बार हो रहा है क्वेश्चन आवर, नहीं भाई पहले भी हो चुका है। 62 में लड़ाई थी, 75 में थी, 91 में आपके रिसेशन थे, 96 में इमरजेंसी लगी हुई थी इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे नहीं थी। हाँ इसी टाइम 1976 में थी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद तुरंत सेशन बैठा था तो क्वेश्चन पूछते खड़े कर करके, तो उस पर लगा दी 2004 में, 2009 में, तो कई बार लग चुकी है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें लिखा है 62 में क्यों गया, 71 में क्यों गया, विंटर सेशन में लगा दी थी, पाकिस्तान से वॉर थी। फिर 2 सेशन 75 और 76 में क्यों किया गया कि मतलब कि क्वेश्चन आर को मानसून सेशन में किया गया, तो इमरजेंसी लगी हुई थी उस टाइम पे, तो सस्पेंड किया गया। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिख दी। 0 आवर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन टू द पार्लियामेंट मेंबर हैज़ टू गिव 50 गेन नोटिस टू द स्पीकर, वही सारी बात मैंने बता दी। और एक दिन में मतलब 5 इन ए डे इन लोकसभा, 7 इन ए डे इन राज्यसभा, एक परमिसिबल लिमिट है क्वेश्चन पूछने की। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। आपको मैं छोटी सी चीज़ बता दूं कि एक स्टैंडिंग कमेटी 2 तरह की होती है, मतलब पेंडेमिक टाइम पे क्या हुआ, सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ टेन्योर, मतलब जो आपकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, वो लॉस्ट कर गई, वॉज लॉस्ट। क्यों, मतलब कि अब कोविड चल रहा है, ना पार्लियामेंट बैठ रही है ना कोई बैठ रहा है, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी यार, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी वो एक लॉस्ट कर गई। जो आपका राज्यसभा है उसमें मतलब राज्यसभा चेयरमैन है ऑल्सो कोल्ड, मतलब कि 2 ईयर फिक्स टेन्योर फॉर द, चलिए ये कल से पढ़ेंगे, हमने 9 तक पढ़ लिया।
यहीं पे रुकते हैं, और हम इसको मैं भी आगे जो पढ़ाऊँगा इसे कल मैं आपको पढ़ा दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी इसके नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इसके ग्रुप का लिंक दिया है हमारा टेलीग्राम पर, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? ओके, थैंक यू।